हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स और 7 वीक्स में है न्यूयॉर्क प्रो। यस गाइस, सिर्फ 7 वीक बचे हैं, यानी कि 2 महीने लगभग न्यूयॉर्क प्रो में। और रुबियल डज नॉट सीम रेडी। मतलब इनकी जैसी कंडीशनिंग अभी इस पॉइंट पे लग रही है इस अपडेट के अंदर, जैसी डिटेल्स ये प्रेजेंट कर रहे हैं स्पेशली लोअर बॉडी में। आप इनकी कॉर्ड्स देखोगे, आप इनके ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग देखोगे, बिल्कुल भी कोई लाइन नहीं आ रही, बिल्कुल स्ट्रेट पड़े हैं। तो उस हिसाब से मुझे नहीं लग रहा कि ही इज़ गेटिंग रेडी फॉर द शो। हाँ, बैक में इंप्रूवमेंट्स काफ़ी विजिबल हैं। वो डेंसिटी, वो थिकनेस, वो डिटेल्स जिनके लिए लास्ट शो पे क्वेश्चन उठा था, उन चीज़ों को स्लोली बट ग्रेजुअली नेक्स्टजिला ने इंप्रूव करा है। और वो चीज़ गाइस काफ़ी विजिबल है। मतलब काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट्स इन्होंने कर ली हैं बैक के हिसाब से। और अगर ऐसे देखा जाए तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इनके लास्ट शो में, तो बहुत कम पीरियड में इंप्रूवमेंट्स हुई हैं। और एक चीज़ और कि स्लोली अगर ये एक बॉडी पार्ट को टारगेट भी कर रहे हैं इंप्रूव करने के लिए, तो मेरे हिसाब से दैट इज़ अ वेरी ग्रेट अप्रोच। बिकॉज अगर आपका एक बॉडी पार्ट भी डेवलप हो रहा है, उसके बाद आप दूसरे पे पूरी तरह से फोकस कर सकते हो और आप प्रोग्रेस कर रहे हो। बट उसके अलावा गाइस, अगर मैं बोलूँ शो के लिए, तो अभी के लिए ही डज नॉट सीम रेडी। मुझे नहीं लग रहा। इनके कोच क्रिस कॉर्मिया जो इन्हें ट्रेन कर रहे हैं, उन्होंने तो बोल दिया था पॉडकास्ट में कि रुबियल मॉस्कुरा हमें न्यूयॉर्क प्रो में कम्पीट करते हुए दिखेंगे। लोगों का एक्साइटमेंट और शो की हाइप बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि वहीं पर कम्पीट कर रहे हैं निक वॉकर, टोनी ओबर्टन और फिर नेक्स्टजिला। लेकिन अब ऐसा लग नहीं रहा कि बिल्कुल भी हमें ये नेक्स्टजिला वाली बैटल देखने को मिलेगी। वहाँ पे निक वॉकर के साथ एक फ्रीक वर्सेस फ्रीक बैटल हमें देखने को मिलेगी। क्योंकि रिसेंटली इन्होंने एक पोस्ट में ये कैप्शन भी डाला था कि अभी इनका कोई प्रायर कमिटमेंट है जिसके लिए इनको ट्रैवल करना होगा, और फीबो नाम का कोई इवेंट है, वहाँ इन्हें अटेंड करना होगा। तो गाइज, अगर इनको ट्रैवल भी करना है, कोई इवेंट भी अटेंड करना है, उस बीच में आप कैसे प्रेप करोगे? आपकी डाइट ऑन पॉइंट नहीं रह सकती, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें अफेक्ट करती हैं। तो वही सारी चीज़ें अगर देख के मैं बात करूँ, इनका मील प्लान वगैरह इस तरह से फॉलो नहीं कर पाएंगे, कार्डियो उस तरह से नहीं कर पाएंगे, और ट्रैवल के टाइम पे तो पूरा टाइम वेस्ट है मैन। तो उस तरह से अगर वो चीज़ें नहीं कर पाएंगे, तो ये पक्की बात है कि न्यूयॉर्क प्रो में हमें रुबियल मॉस्कुरा बहुत मुश्किलें दिख सकते हैं। और इन्होंने साथ में ये भी कहा कि वहाँ से जब मैं रिटर्न करूँगा, उसके बाद में कोई एक बहुत बड़ी चीज़ अनाउंस करूँगा। तो मुझे तो यही लग रहा है कि उसके बाद ये अनाउंस करेंगे कोई एक शो, या फिर ये अनाउंस कर सकते हैं कि अब ये न्यूयॉर्क प्रो में कम्पीट नहीं करने वाले। तो दोनों ही चीज़ें अनाउंस कर सकते हैं। बट यस, अब तो हमें वेट करना ही पड़ेगा। लेकिन गाइज, एक डिसअपॉइंटमेंट तो है कि हमें बहुत अच्छी बैटल का इंतजार था नेक्स्टजिला और निक वॉकर के बीच में, जो कि अब हमें देखने को नहीं मिलने वाली। हम बहुत ज़्यादा विश कर रहे थे। शो की एक्साइटमेंट एक बहुत ज़्यादा ऊंची हो गई थी। मतलब जो पहले लोग बोल रहे थे ना टोनी ओबर्टन वर्सेस निक वॉकर, वो लोगों ने बोलना बंद कर दिया था। लोग पता है आप क्या बोल रहे थे? लोग बोल रहे थे नेक्स्टजिला वर्सेस निक वॉकर। दोनों की कॉर्ड्स देखने में मज़ा आएगा, कॉर्ड्स में कंपैरिजन, दोनों की बैक्स देखने में मज़ा आएगा, दोनों के साइड पोजीज देखने में मज़ा आएगा। बिकॉज निक वॉकर के साइड पोजीज आप जानते हो कितने स्ट्रांग है, साइड चेस्ट और साइड ट्राइसेप दोनों। और वहीं पर रुबियल मॉस्कुरा, ये तो सैमसन डॉट और क्रीजो दोनों को अपने लास्ट शो में खा गए थे, स्पेशली इन साइड पोजीज। इनके साइड पोजीज फर फायर, इतनी ज़्यादा थिकनेस अवेलेबल थी इनके फ्रेम पर, इतनी अच्छी कंडीशनिंग ये लेकर आए थे। तो स्पेशली इन दो पोजीज में देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इन दोनों का आमने सामने। बट व्हाट कैन वी डू? शायद हमें वेट करना पड़ेगा इस बैटल के लिए आने वाले किसी शो में, और हो सकता है मिस्टर ओलंपिया में ही हमें देखने को मिले, क्योंकि निक वॉकर और किसी शो में तो कम्पीट करने नहीं वाले। ये उनका एक ही शो होगा मिस्टर ओलंपिया से पहले, न्यूयॉर्क प्रो, जो कि उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी ना निक वॉकर भी एक पॉडकास्ट अटेंड कर रहे थे, वहाँ पर उनसे पूछा कि क्या आप अपना 100% दे रहे हो इस शो के लिए? बिकॉज आप अगर अपना 100% नहीं भी दोगे तब भी आप ये शो जीत जाओगे, आपके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। तो निक वॉकर ने रिप्लाई करा कि आई एम गोइंग ऑल इन। मतलब मैं अपना 100% दे रहा हूँ, मैं अपना पूरा एफर्ट्स दे रहा हूँ, कुछ भी बाहर नहीं छोड़ रहा, किसी दूसरे शो के लिए कुछ भी नहीं बचा रहा। मैं हमेशा यही करता हूँ, जब भी मेरे सामने कोई भी शो होता है ना, चाहे वो आर्नोल्ड हो, चाहे वो न्यूयॉर्क प्रो हो, या फिर चाहे मिस्टर ओलंपिया, मैं हमेशा इस तरह से कम्पीट करने की तैयारी करता हूँ कि ये मेरा लास्ट शो है। मैं अपना 100% देता हूँ, कोई भी एफर्ट सेव नहीं करता किसी दूसरे शो के लिए। जैसे कि लोग बोलते हैं कि भाई इस शो में तो आप ऐसे जीत सकते हो, तो आपने 100% नहीं दिया। जैसे कि लोग कई बार जीतने के बाद भी बोलते हैं कि मैंने अपना 100% नहीं दिया, अपना 100% में मिस्टर ओलंपिया में लेकर आऊँगा। तो मेरे साथ वो सीन नहीं है। अगर मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, कैसे भी आऊँ, बट इसका मतलब सिर्फ ये है कि एफर्ट्स मैंने अपने पूरे दिए हैं। उस डे पे मैं फेल हो सकता हूँ, लेकिन हाँ, एफर्ट्स में मैं कभी भी कमी नहीं करता। एफर्ट्स में मैं अपनी जान लगा देता हूँ। तो मैन, ये एक बहुत ही स्ट्रांग अप्रोच है निक वॉकर की, और एक हार्डी चुपन है। मतलब इन दोनों की अप्रोच बहुत स्ट्रांग है कम्पीट करने के लिए, और प्रेप के दौरान किस तरह से ट्रेन करना है, क्योंकि ये दोनों ही अपना ऑल इन देते हैं, कभी भी ये कम नहीं करते मैन कुछ भी। जिस इंटेंसिटी से, जिस फोकस से ये दोनों ट्रेन करते हैं ना किसी भी शो के लिए, दैट इज़ कमेंडेबल। और मुझे यही दोनों लगते हैं इस हिसाब से ट्रेन करने वाले एथलीट्स और बॉडी बिल्डर्स, जैसे कोई भी नहीं करता इस तरह का सफ़र, जिस सफरिंग के थ्रू ये गुजरते हैं। और निक का ये शो जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। मतलब 1% भी अगर ऐसा हो गया ना निक ये शो जीते नहीं, जो कि बहुत ही इंपॉसिबल जैसी चीज़ लग रही है सोचने में भी, कि निक वॉकर न्यूयॉर्क प्रो नहीं जीतेंगे, स्पेशली जब डायरेक्ट लंसफर्ड, हार्डी चुपन और सैमसन डॉटर जैसे एथलीट्स वहाँ कम्पीट ना कर रहे हो। बट 1% अगर ऐसा हो गया मैन, तो इट इज़ गोइंग टू बी डन। मतलब यहाँ पे निक वॉकर को एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट बनाना है, बहुत ही फ्री की स्ट्रक्चर लेकर आना है। बिकॉज देखो डायरेक्ट के लिए कौन कौन कंपेटिटर हैं, हमने बात कर रखी है इस बारे में। तो उन कंपेटिटर्स में से
सैमसन टॉडा ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट ऑलरेडी बना दिया है, बिकॉज स्टार्टिंग में ही सीजन के कई सारे शोज वो जीत गए हैं। आर्नो क्लासिक जैसे शो में सीधे हार्डी के सामने मतलब सेकंड प्लेस पर एंड अप करा है, और आर्नो क्लासिक यूके में तो जजेस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा क्लोज मैचअप था ये हार्डी के साथ सैमसन का। तो सैमसन ने स्टेटमेंट बना दिया है। बाकी हार्डी की बात करें तो हार्डी का तो एग्जाम्पल सबके सामने मैन, किस तरह से उन्होंने दोनों शो जीते हैं। फर्स्ट वाला तो बहुत ही डोमिनेटिंगली, और सेकंड वाले में इतने कम टाइम के होने के बाद भी इस तरह का पैकेज लेकर आ जाना, इस तरह की कंडीशनिंग, इस तरह की मसल हार्डनेस लेकर आ जाना, दैट वाज अ सीरियस एग्जांपल और एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट डेरेक के लिए कि मैन मैं भी आ रहा हूँ। तो अब कौन बचा इन कंपेटिटर्स में से? अब बचे निक वॉकर। अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं बनाया है। लास्ट पूरा ईयर इनका खराब हो गया बिकॉज ही गॉट इंजर्ड। तो लोग ये भी बोल रहे हैं कि निक वॉकर का कमबैक है। नो मैन, ये कमबैक नहीं है। कमबैक होता है जब आप जानबूझ के गैप लो। इन्होंने कोई ऐसा जानबूझ के गैप नहीं लिया, इनको तो इंजरी हुई थी इस वजह से इनको रुकना पड़ा, नहीं तो ही वॉज रेडी एंड ही वॉज क्राइंग फॉर दैट। आपने देखा था ना वो वीडियो, कैसे रो रहे थे कि मैं कंपीट नहीं कर पा रहा, इवन तो मैं यहाँ तक आ गया हूँ और मेरे पास सिर्फ 2-3 दिन बचे हैं कंपीट करने के लिए, बट सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई कि अब आई कैन नॉट कम्पीट। तो इनके हाथ में वो सिचुएशन नहीं थी, तो ये कमबैक नहीं है, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट बनाना है और बनाना इनको बहुत ज़रूरी है। तो मैं निक वॉकर को देखने का अब सबको एक्साइटमेंट है कि कैसे ये आते हैं, कैसा पैकेज लेके आते हैं और कैसी रोड करते हैं। ये इनके लिए रोड करना अभी बाकी है, बाकी सब ने कर लिया। तो निक वॉकर साउंडिंग वेरी कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है अपने पॉडकास्ट में, अपनी वर्कआउट को देखते हुए, अपनी फिजिक को देखते हुए कि यस 7 वीक्स हैं, उसमें बहुत अच्छा पैकेज ला सकता हूँ। कंडीशनिंग गाइस अगर आप देखोगे इनकी लेटेस्ट अपडेट्स में तो सारे में ही बहुत अच्छी है, कहीं पे भी ये लैक नहीं कर रहे हो। 7 वीक्स में ही इज़ गोइंग टू बी डैम रेडी, मतलब ये फायर पैकेज लेकर आएंगे, ये तो अनडाउटेडली पूरी तरह से डिसाइडेड है। हिटिंग जिम लाइक क्रेजी, डाइट एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट है, कार्डियो ऑन पॉइंट कर रहे हैं, पोजिंग प्रैक्टिस इन्होंने बताया कि ये पोजिंग प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं ताकि जो ये ट्रांजिशन के टाइम पे स्टमक या गट थोड़ा सा निकलने लग जाता है वो चीज़ ना हो, और जजेस इस चीज़ को भी नोटिस करते हैं। तो यही है गाइस, अब देखते हैं कैसा पैकेज ये लाते हैं। बट क्या आपको लगता है कि निक वॉकर को कोई एक्चुअल में न्यूयॉर्क प्रो में स्ट्रॉन्ग बैटल दे सकता है या उनके लिए जीतना मुश्किल कर सकता है टोनी बर्टन या फिर कोई और भी एथलीट? तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। बाकी चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर। और यार नेक्स्ट अपडेट से पहले ना चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोग बहुत सारी वीडियोस देखते हो और बहुत अच्छी वीडियोस रेगुलरली आते हैं, आप लोग देखते हो, बहुत अच्छे से देखते हो, वीडियो को लाइक भी कर दो, बट यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करे बिना वीडियोस देखने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ सपोर्ट द चैनल, अपने आप को भी सपोर्ट करो और एक दूसरे को भी साथ में सपोर्ट करो ताकि हम सब एक साथ आगे बढ़ सकें। बाकी अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, यानी कि राफेल बैंडो की। राफेल बैंडो गाइज अपनी एक से एक अपडेट डाल रहे हैं, एक पूरी हाइप बना रहे हैं अपने अराउंड, क्योंकि हर तरफ से मोमेंटम उनको मिल चुका है इन अपडेट्स में। राफेल इज लुकिंग पिक्चर परफेक्ट, ही इज लुकिंग इनक्रेडिबल गाइज, मतलब फायर अपडेट्स पोस्ट कर रहे हैं बिल्कुल। 3-4 वीक्स अभी भी बचे इनके शो में, आर्नो क्लासिक ब्राज़ील में, जो कि इनकी होम टाउन में है, एंड ही डज सीम ऑलरेडी रेडी। इनके डेल्ट्स, इनका चेस्ट, दोनों चीज़ें नेक्स्ट लेवल हैं, सो डैम फुलनेस ये कैरी कर रहे हैं। इन पिक्चर्स को देखकर गाइस नो वन विल डाउट कि ये जीत नहीं सकते आर्नो क्लासिक ब्राज़ील। कोई भी डाउट नहीं करेगा और कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा कि कोई और इनको बीट कर सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता जिस तरह की लाइन्स ये कैरी कर रहे हैं, जिस तरह का पैकेज ये कैरी कर रहे हैं, जो कंडीशनिंग मतलब 3-4 वीक्स आउट के हिसाब से जिस तरह की कंडीशनिंग ये दिखा रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं जो फ्रेम, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग गाइज। और अभी से बता रहा हूँ मैं आपको, स्पॉइलर की तरह ले लो, शायद मैंने पहले भी बोला है। लास्ट ईयर देख लो मैं सैमसन टॉडा की बहुत सारी अपडेट्स कवर कर रहा था और बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग उन्हें बता रहा था। अब देख लो मिस्टर ओलंपिया में टॉप 3 आ चुके हैं। इस बार मैं आपको बताता हूँ राफेल बैंडो के बारे में। आई एम वेरी श्योर कि राफेल बैंडो अभी जिस तरह से चल रहे हैं टॉप 6 मिस्टर ओलंपिया में, एब्सोल्युटली ही इज गोइंग टू क्रैक। टॉप 6 का पार्ट बनने वाले हैं राफेल बैंडो इस बार। उससे ऊपर भी आ जाएं कुछ नहीं कह सकते बॉस। मैंने डेरेक के बारे में बोला था, आपने देखा डेरेक के साथ कैसा हुआ। अब देखो राफेल के बारे में भी यही बात मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है 6 से ऊपर आ जाएं, बट यस टॉप 6 तो ये आ ही जाएंगे इस साल, कोई डाउट नहीं है इसमें। प्रॉपर एस्थेटिक्स, प्रॉपर क्वालिटी और क्वांटिटी के बीच में जो डिफरेंस होता है ना, वो ये कैरी करते हुए दिख रहे हैं। लोग इन्हें बोल रहे हैं कि अ बेटर वर्जन ऑफ सैमसन टॉडा, मतलब सैमसन टॉडा जैसे हैं उतनी ही हाइट है, उतने ही मैसिव हैं, उतने मैसिव तो नहीं है खैर, लेकिन लोग कंपेयर इसी तरह से कर रहे हैं क्योंकि मसल मास ये ऐड करके आए कि सैमसन टॉडा का एक बेटर वर्जन है जो उनसे ज़्यादा कंडीशन, उनसे ज़्यादा पील ला सकता है, उनसे ज़्यादा क्लासिक लाइंस कैरी करता है। बट आई विश गाइस न्यूयॉर्क प्रो में भी ये कम्पीट करते या फिर आर्नो क्लासिक ब्राज़ील में निक वॉकर कम्पीट करते। इन दोनों के बैटल देखने में बहुत मज़ा आता है, और अगर निक वॉकर को ये बीट कर देते किसी तरीके से तो आप समझ जाओ इनकी प्लेसिंग कितनी ऊपर हो जाती ऑलरेडी। तो वही है, दिस ईयर इज़ ऑल अबाउट राफेल बैंडो। ही इज़ पिक्चर परफेक्ट एंड डिसेंटली फील्ड आउट, मतलब ये इतने मैसिव अभी नहीं हुए हैं जितना इनको जजेस अभी भी देखना चाहते हैं। इनको सजेस्ट कर रहे हैं कि और ज़्यादा मसल मास ऐड करो नेक्स्ट ईयर तक, जो कि आई बिलीव ये कर लेंगे। बट ये बहुत स्लो अप्रोच फॉलो कर रहे हैं और वो अच्छी बात है क्योंकि इनकी लाइन्स, इनका स्टमक इन्होंने बिल्कुल भी सेक्रीफाइस नहीं करा है। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर मसल मास इन्होंने ऐड कर ली तो उसके साथ एक नुकसान भी होगा इनका गाइस, क्योंकि ज़्यादा मसल मास कैन रूइन हिज मिड सेक्शन, जैसा कि हमने सैमसन टॉडा के साथ होता हुआ देखा। अभी 3-4 महीने पहले तक भी वो इतना ज़्यादा उनका मिड सेक्शन इशू नहीं लग रहा था, बट लास्ट 3-4 मंथ्स में उनका मिड सेक्शन का इशू बहुत ज़्यादा विजिबल हो गया है, जो कि उनका पोजिंग के दौरान, ट्रांजिशन के दौरान और ज़्यादा पोजिंग करवा लो तब
बहुत ज़्यादा दिखने लग जाता है जब ही गेट्स टायर्ड। तो वो चीज़ इनको नहीं करनी, अभी तक इन्होंने नहीं करी है। बहुत सही अप्रोच है, इस बार टॉप 6 आ जाएंगे, तो इसी तरीके से इनको चलना चाहिए। बाकी आर्नो क्लासिक ब्राज़ील मैन बहुत सून होने वाला है, वी विल कवर। अब उसका पेपर व्यू का नहीं पता इन्होंने अभी तक क्या करा है, क्या वो भी फ्री होगी हम सब के लिए या फिर हमें बाय करना पड़ेगा वो। अब ये देखते हैं, जिस हिसाब से होगा मैं कवर तो कर ही लूँगा आप लोगों के लिए, और इसी बात पर एक लाइक तो बनता है, राइट। बाकी अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि एंजल कार्लट्रॉन की। तो एंजल कार्लट्रॉन का मैंने आपको पहले भी बताया था, इस वक्त 212 से मूव होकर ओपन डिवीजन में कम्पीट करने वाले हैं न्यूयॉर्क प्रो में। यस गाइज, ही इज़ गोइंग अगेंस्ट निक वॉकर, टोनी ओबर्टन और नेक्सिला, अगर वो कम्पीट करते हैं तो। लेकिन एंजल कार्लट्रॉन ने बहुत ज़्यादा मसल मास अपनी फ्रेम पर ऐड कर ली है, और 212 डिवीजन के कई बॉडी बिल्डर्स को हमने पहले भी देखा है ओपन डिवीजन में अपना लक आजमाते हुए। अब दिक्कत ये है कि एंजल कार्लट्रॉन के पास वो वाव फैक्टर या एक्स फैक्टर नहीं है। देखो जितने भी आए हैं, जैसे कियान पियर्सन भी अगर आते हैं, एक एक्स फैक्टर कैरी करते हैं वो, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। डेरेक लंसफोर्ड एब्सोल्युटली एक्स फैक्टर, एक ज़बरदस्त फिजिक, एक ज़बरदस्त टेपर। दूसरा अगर हम देखें तो हार्डी चुपन मैन, उनका एक्स फैक्टर तो सबको पता है। बाकी हम देख लो, निक वॉकर को देख लो, राफेल बैंडो को देख लो, सैमसन डॉडर को देख लो, कोई भी मतलब एक एक्स फैक्टर होता है ना, वो आपकी बहुत हेल्प करता है आपकी फिजिक को वो लाइमलाइट में लाने के लिए। तो स्ट्राइएशंस, कंडीशनिंग, पील लाना एंजल कार्लट्रॉन के लिए डिफिकल्ट नहीं है, अभी भी वो कैरी करते हुए हमें दिख रहे हैं इस अपडेट के अंदर, और वो हमेशा इतने अच्छे पैकेज ले आते हैं। बट वो एक्स फैक्टर ना, वो वाव फैक्टर वाली बात, बहुत ज़्यादा एस्थेटिक हो या फिर एक मसल बहुत ज़्यादा ओवरली डेवलप्ड हो जो कि बहुत अमेजिंग आपको दिख रहा हो, वैसा नहीं है एंजल के साथ, और ये चीज़ आके उनको कहीं ना रोकेगी। बाकी हम देखते हैं यहाँ पे 212 से ओपन का उनका सफ़र कैसा जाता है। फर्स्ट शो है आई थिंक उनका ये ओपन डिवीजन में, और जा भी इतने स्ट्रॉन्ग एथलीट्स के सामने रहे हैं। बस वही है गाइस, थोड़ी स्टैंड आउट की प्रॉब्लम होगी, बट आई थिंक उसको ये डील कर लेंगे। 3rd, 4th, 5th ऐसे कुछ प्लेसिंग ये ला सकते हैं। बाकी आप बताओ कैसा लगता है एंजल का आपको ये डिसीजन, क्या उनको ओपन में कम्पीट करना भी चाहिए, या फिर वो बहुत ज़्यादा मसल मास ऐड करके अपने आप को एक रिस्क पे ला रहे हैं, अपनी फिजिक को एक थोड़ा सा हैम्पर कर रहे हैं। बाकी इसके बाद नेक्स्ट अपडेट में बात करूँगा पैट्रिक मूर की। हाँ गाइस, पैट्रिक मूर अभी भी अवेलेबल हैं और ही इज़ प्लानिंग टू कम्पीट। लास्ट ईयर हमने देखा था आर्नो क्लासिक में इन्होंने कम्पीट करा था, बिल्कुल ही एंड में आए थे, बिल्कुल ही लास्ट में आए थे, इवन दो ही वॉज कम्पीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अच्छा गैप लेने के बाद, अच्छा ऑफ सीजन और इम्प्रूवमेंट्स के टाइम लेने के बाद ही कम्पीटेड इन आर्नो क्लासिक, और वहाँ पर इनका पैकेज मैन किसी को भी समझ नहीं आया। अब देखो 2019 में जो इनका पैकेज था जिससे इन्होंने टॉप 10 क्रैक करा था, दैट वॉज इनक्रेडिबल। इनकी फिजिक अमेजिंग थी, इनके एस्थेटिक्स अमेजिंग थे, बट आपको पता है उस साल लाइनअप भी थोड़ा सा वीक था। अब उसको अगर ये दोबारा किसी तरह से रिटर्न करवा दें, उस पैकेज को ले आएँ, क्योंकि एस्थेटिक्स देखो गाइस अभी भी ये लैक नहीं करते, एस्थेटिक्स का कोई कमी नहीं है, अभी भी इनकी वेस्ट वही छोटी सी है। लेकिन दिक्कत कहाँ पर है? दिक्कत है इनके साइज़ में, इनको साइज़ ऐड करना होगा। बट मुझे ये समझ नहीं आता, एक तो ये ओपन डिवीजन में कम्पीट करते हैं, भाई आप अगर ऐसा डिवीजन चूज़ करोगे आपको रिस्क लेना होगा। इन्होंने रिस्क नहीं लिया बिल्कुल भी, साइज़ इस तरह से ऐड करने को कभी गए नहीं, किसी भी ऑफ सीजन में इन्होंने इस तरह का साइज़ ऐड करा ही नहीं। आप अगर इस डिवीजन में हो ना, आपको करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, चाहे वो आप गलत समझो या सही समझो। आप आ रहे हो, इंप्रूवमेंट्स करके आ रहे हो, थोड़ा बहुत मसल मास ऐड करो, जैसे कि आप इस अपडेट में भी देख सकते हो, थोड़ा बहुत मसल मास एडिड है। आर्म्स अभी भी इनको उतना ही लग रहा है मेरे को, बट उसके बाद भी आप कुछ खासी इंप्रूवमेंट्स करके नहीं आ रहे हैं, तो वो आपके अगेंस्ट ही जाएगा, उससे आप कोई इंप्रूवमेंट्स नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ प्लेसिंग या फिर किसी शो में लाइमलाइट में आने के लिए। अकीम विलियम्स ने देखो ना कैसी इंप्रूवमेंट्स करी हैं, कैसे लाइमलाइट में वापस आए। नेथन डियाशा को देखो, कोई भी इन लोगों से होप नहीं कर रहा था इतनी ज़बरदस्त वाली, बट करा इन्होंने बिकॉज दे गेव टाइम। इन्होंने इंप्रूवमेंट्स करी, अपने आप पर वर्क करा, अपने आप के साथ रिस्क लिया, कोच चेंज करे या फिर साइज ऐड करा, जो भी करा ना। लेकिन पैट्रिक मूर ने ऐसा कुछ नहीं करा मैन, मतलब ही ट्राइड टू इम्प्रूव, बट वही है बहुत स्लो इंप्रूवमेंट कहते हैं ना, जिससे मतलब इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, इतना ज़्यादा साइज ऐड नहीं करना, तो वो चीज़ इनके अगेंस्ट ही जाएगी। और अभी भी मुझे नहीं लग रहा गाइस जब भी ये कम्पीट करने का प्लान करते हैं, बिकॉज ही इज़ इन प्रेप मोड, किसी भी शो को ये कभी भी अनाउंस कर सकते हैं। बट अभी भी ये तो बिल्कुल क्लियर है, कहीं पे भी इनका बहुत ज़्यादा चांस स्ट्रांग वाला नहीं बनेगा कि ये जीत जाएं या फिर सेकंड थर्ड आ जाएं। बहुत मुश्किल लग रहा है मेरे को अभी भी जो इनकी सिचुएशन है, क्योंकि लास्ट ईयर भी ये बहुत अच्छा कमबैक करना चाह रहे थे, बट जब ये आर्नो क्लासिक में आए और इनकी प्लेसिंग आई, उसके बाद ये फिर से एक शैलो में चले गए, एक शैडो बन गए, पूरी तरह से गायब हो गए। इनको किसी ने शायद कैली प्रो में हमने दोबारा देखा था, बट वहाँ पे भी कोई प्रॉमिसिंग ये नहीं लगे थे, जहाँ पर ये ब्लेसिंग अवोदिबू से बैटल कर रहे थे। बट जो भी है इंप्रूवमेंट्स करनी ज़रूरी है, नहीं तो आप फिर गायब भी हो जाओगे मैन, कोई आपको कवर भी नहीं करेगा, आप उस तरह से दिखोगे भी नहीं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अपडेट्स तो गाइस अभी भी बहुत है मेरे पास, कल हो सकता है मैं 2 वीडियो लाऊं, तो इसी बात पे कमेंट करके बताओ कैसा लगा ये आपको वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो और लाइक करना तो बिल्कुल मत छोड़ना। थैंक यू, बाय बाय।